नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिस्टर जी टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत पर आधारित 50 एमसीक्यूज़ की। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों इनको तैयार ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है वो आपका है बी, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था वो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का नगर था। क्या था? मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं कि राखालदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने या फिर कनिंघम ने। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है व्हीलर, जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि राखालदास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है लोथल, रोपड़, बनावली, कालीबंगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है वो आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कौन सा था? लोथल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, सिंधु या फिर सरस्वती। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित जो नदी है वो आपकी है सिंधु नदी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो बी होगा, क्योंकि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, अशोक, गौतम बुद्ध या फिर कनिष्क। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शंस हैं आपके 20वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ थे? लुम्बिनी में। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ में, बोधगया में, राजगीर में या फिर वैशाली में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधगया में। कहाँ पर? बोधगया में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर वैशाली में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? मौर्य का गुरु कौन था? कालिदास, चाणक्य, पतंजलि या फिर आर्यभट्ट। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था वो था चाणक्य। कौन था? चाणक्य। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है कालिदास, पाणिनि, चाणक्य या फिर भास्कराचार्य। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर बिंदुसार ने। तो जो कलिंग युद्ध लड़ा था वो थे अशोक। कौन थे? अशोक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? ऑप्शन है युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध के बाद, राज्यारोहण से पहले, कभी नहीं अपनाया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कब? कलिंग युद्ध के बाद। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी, संस्कृत। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में है। किस में है?
ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो श्रीगुप्त थे वही गुप्त वंश के संस्थापक थे। कौन थे? श्रीगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष या फिर कनिष्क। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है बी। क्या है? बी, क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर हर्ष। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सांची स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सांची स्तूप बनवाया था वो अशोक ने बनवाया था। तो 21 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर राजस्थान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं आपके हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर सिख। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे चलते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? वाराणसी में आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने, भास्कराचार्य ने। तो शून्य की खोज जो की थी वो आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, कृषि, उद्योग या फिर शिकार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था? ऑप्शन है युद्ध करना, न्याय देना, व्यापार करना या फिर शिक्षा देना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य न्याय देना था। क्या था? न्याय देना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभवेद, नेमिनाथ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऋषभदेव थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन है वेद, त्रिपिटक, उपनिषद, पुराण। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है बी, क्योंकि जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का सबसे 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 पवित्र ग्रंथ है। कौन है? त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो यहाँ से आपका 30 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो महावीर थे उन्होंने किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से थे? मौर्य, गुप्त, शाक्य या फिर नंद। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य कुल के थे। किसके? शाक्य के। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हर्षवर्धन की राजधानी थी वो कन्नौज की थी। कहाँ थी? कन्नौज। तो अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन है आपके कालिदास, बाणभट्ट या फिर आर्यभट्ट या फिर पाणिनि। तो इसका उत्तर सी बी सही हो जाएगा, क्योंकि बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है व्यापार, शिक्षा, युद्ध, खेती। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो तक्षशिला प्रसिद्ध है वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, बिंदुसार, स्कंदगुप्त। ऑप्शन है आप इसमें तो सही हो जाएगा आपका ए, क्योंकि कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि
जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है? अंधकार काल, अंधकार युग, स्वर्ण युग, लौह युग या फिर वैदिक युग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जो गुप्त काल है उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। चलिए आगे चलते हैं। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? राजनीति, गणित, संगीत या फिर चिकित्सा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि आर्यभट्ट ने गणित में प्रसिद्धि प्राप्त की और उन्होंने शून्य की खोज भी की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चरक किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित, आयुर्वेद, ज्योतिषी, साहित्य। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो चरक थे वो आयुर्वेद से संबंधित थे। कौन? किससे? आयुर्वेद से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, सुश्रुत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चिकित्सा, गणित, युद्ध या फिर व्यापार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये चिकित्सा से संबंधित है। कौन? सुश्रुत। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि कुल वेद हैं जो 5 हैं। कितने हैं? 5 वेद हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन, युद्ध, कृषि या फिर व्यापार से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो है ए। किससे? ए से, दर्शन से। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या फिर पाणिनि। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि व्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। कौन थे? व्यास। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन थे? व्यास, कालिदास, वाल्मीकि या फिर बाणभट्ट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो वाल्मीकि थे वो रामायण के रचयिता थे। कौन थे? वाल्मीकि जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है धनानंद, महापद्मानंद, चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो धनानंद थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? धनानंद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेघस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी, बुद्धचरित। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंडिका है वो मेघस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक थी। कौन? इंडिका। अगला प्रश्न है, फरहान भारत कब आया? गुप्त काल में, मौर्य काल में, नंद काल में या फिर हर्ष काल में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि फरहान मौर्य काल में भारत आया था। कब आया था? मौर्य काल में। तो 18 का ए नंबर सही, 48 का ए नंबर सही होगा, क्योंकि ये आपका सही नहीं होगा। गुप्त काल में वो भारत आया था। कब आया था? गुप्त काल में। सॉरी दोस्तों। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। कब आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, मेघस्थनीज। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। किसने? हरिसेन ने। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमारी वीडियो अंत होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।